नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, नूह को वास्तव में ग्रैंड मास्टर के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसका मन एक बार फिर खोई हुई दुनिया की ओर चला गया, क्योंकि वह सोच रहा था सेलेस्टियल्स ने इस दुनिया और इसके विश्व इंजनों के बारे में क्या पूर्वानुमान लगाया था कि उन्होंने इसके विनाश का फैसला सुनाया। अब आगे अध्याय 351 क्रिक्सिस विध्वंसक। प्राइम वर्ल्ड्स के असंख्य उदास प्राणी, जिन्हें पहले ही याद दिला दिया गया था और जिन्होंने इस अनुभव को अपने दिलों में अंकित कर लिया था, उन्हें इस रक्तपात के समापन को देखना जारी रखना पड़ा, क्योंकि नूह की आकृति उन सभी को ट्रैक करना जारी रखती थी जो इसमें शामिल थे। जैसे ही उसने झिलमिलाते हुए खूनी सुनहरे ब्लेड को नीचे घुमाया, देखने वालों की निगाहें कठोर हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रहों के ऊपर भ्रमकारी स्क्रीन को विनाश और अराजकता का दृश्य चित्रित करते देखा। उनके दिमाग में इस खूनी दिव्यता एक शीर्षक बन रहा था जो बाद में प्रकाश विस्तार में फैल गया। इस घटना से निकलने वाली अनेक बातों में से एक विशेष सेलेस्टियल का नाम जंगल की आग की तरह प्रकाश विस्तार के कई चतुर्थांशों में फैल जाएगा, क्योंकि मैगस वर्ल्ड में उत्पात समाप्त हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रैंड मास्टर रेडरल की निगाहें चमकीली थीं जब वो क्रिक्सिस और एथेना के दृष्टिकोण से जारी नरसंहार के दृश्य को देख रहे थे। ब्लैक सर्प ऑर्डर के शक्तिशाली सोल फोर्जिंग विशेषज्ञों की हार के बाद कई लोग युद्ध के मैदान को छोड़कर डर के मारे मैगस वर्ल्ड की भूमि पर फैल गए, और दो सेलेस्टियल्स ने भाग्य विवेक के माध्यम से उनका पता लगाना शुरू कर दिया। साधना जगत से साधकों की हत्या और अपहरण के परिणामस्वरूप जो भी अराजकता का माहौल था, उसे वहीं काट दिया गया जहां वह खड़ा था, तथा ये प्रक्रिया 1 घंटे तक जारी रही। भ्रामक पर्दों पर कई प्राइम वर्ल्ड्स की ताकतें क्रिक्सिस और एथेना के भावशून्य और भावशून्य भाव देख सकती थीं, जैसे एक अपनी चमकती तलवार से उनके दुश्मनों के शरीरों को चीर रहा था, जबकि दूसरा अपने तेज रोशनी वाले हथौड़े से उनके शरीरों को चकनाचूर कर रहा था। जैसे जैसे वे देखते रहे, उन्हें लगा कि उनके शरीर लगातार हो रहे नरसंहार से ठंडे पड़ रहे हैं, और भ्रामक पर्दों पर हर चीज का शानदार विवरण लगातार प्रसारित हो रहा था। बीच बीच में मुक्ति के विशाल ब्लेडों को नीचे उतरते और उन ठिकानों को नष्ट करते देखा जा सकता था जहां ब्लैक सरपेंट के आदेश की सेनाएं छिपी हुई थीं, तथा लगाए गए अवरोध ब्लेडों की प्रगति को क्षण भर के लिए भी नहीं रोक पा रहे थे। इस सारे नरसंहार और विनाश का श्रेय मैगस वर्ल्ड में अभी भी घूम रहे 2 सेलेस्टियल्स को दिया गया था, लेकिन कई लोग पहले से ही युद्ध राजकुमारी एथेना के बारे में जानते थे, जिन्होंने हाल ही में इन्फर्नल हंट की पहली रैंक जीती थी। बहुत से लोग क्रिक्सिस नाम से अपरिचित थे, इसलिए मैगस वर्ल्ड में हो रहे नरसंहार और विनाश को देखते हुए जो नाम धीरे धीरे कई लोगों के मुंह में फैल गया, वह क्रिक्सिस था। ये वह उपाधि थी जो अपने साथ भय और तेज का भाव लिए हुए थी। यह एक ऐसी उपाधि थी जिसे कई लोग दिव्य शक्तियों और उनकी शक्तियों की चर्चा करते समय कहते थे। कई लोगों को युद्ध राजकुमारी एथेना याद होगी, और साथ ही नए न्याय विध्वंसक क्रिक्सिस भी। क्रिक्सिस विध्वंसक, ये दिव्य देवता को दिया गया एक साहसिक शीर्षक है, जिसने मुक्ति के धर्मी ब्लेडों की वर्षा की और न्याय का आह्वान किया, जिसने उन सभी को नष्ट कर दिया जो उसके खिलाफ खड़े थे। मैगस विश्व के केंद्रीय भूभाग में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, तथा आश्चर्य की बात यह थी कि प्राइम वर्ल्ड के सामान्यतः हलचल भरे केंद्र के विशाल विस्तार में एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। नूह की झिलमिलाती आकृति हवा में तैर रही थी, उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही थी, जो भाग्य विवेक के साथ अंतिम बार पुष्टि कर रही थी कि उसका लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो गया था। जैसे ही वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा, एक और प्राणी का आभामंडल उसके पास आया। उसने वीर एथेना को देखा, जिसका सुनहरा कवच एक एक करके प्रकाश के कण को मंद कर रहा था। युद्ध राजकुमारी की मुस्कान चमकदार थी, उसकी आंखें नूह की आकृति पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक दिलचस्प भाव था जो उस व्यक्ति के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जिसने अभी अभी लाखों प्राणियों के नरसंहार में भाग लिया था। आप एक असामान्य व्यक्ति हैं, जूनियर भाई। उसकी कसी हुई चोटी उसके पीछे लहरा रही थी। जैसे ही उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और नूह की तरफ देखा, मानो ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसके शरीर में कौन कौन से राज छिपे हैं। नूह ने आवाज लगाते हुए मैगस वर्ल्ड के रक्तरंजित केंद्रीय भूभाग की ओर देखा। आपने भाग्य विवेक के साथ परिवर्तन देखा है। हाँ, इस बार प्रसारण के जरिए लाखों लोगों की जान बचाकर हमने अरबों डॉलर बचाए हैं। इतनी अराजकता कम करने और भाग्य को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने के बाद क्या आपको संतुष्टि का एहसास नहीं होता? खून खराबे वाली लड़ाई के बाद एथेना ज्यादा बातूनी और खुशमिजाज लग रही थी।
उसके हाव भाव हमेशा की तरह भावशून्य नहीं थे, क्योंकि नूह को एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने अभी उनके किए पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने उसके सवाल पर विचार करते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, जबकि उनके पुतले दूर स्थित प्राइम वॉरशिप की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और पीछे एक खाली और खून से सनी राजधानी छोड़ रहे थे, जहां कभी मैगस वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली शक्तियां रहा करती थीं। ये जानकर अच्छा लगता है कि अराजकता को कम करने के अन्य तरीके भी हैं जो सीधे ग्रहों के विनाश तक नहीं पहुंचते। उसने ये शब्द लापरवाही से कहे, जबकि एथेना की आंखें उसकी ओर झुकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई, क्योंकि नूह ने पहली बार उसे हंसते हुए सुना था। हाँ, इस बार शायद तुम सही हो जूनियर भाई, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी प्रतिभा हमारी कल्पना से भी ज्यादा शानदार है, तो अब मैं स्पेरिंग करते समय उतनी भाग्य रेखाएं नहीं मिलाऊंगा। अगर तुम्हारे कौशल इतने उन्नत हैं, तो हमें स्पेरिंग के दौरान सोल डैमेज वाली क्षमताओं के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। युद्ध का रोमांच उसके अंदर पूरी तरह समा गया था और उसके मुंह से खतरनाक शब्द निकल रहे थे। क्रिक्सिस के उस आदर्श स्माइट ऑफ लिबरेशन की याद ताज़ा हो रही थी, जिससे लिबरेशन के कई ब्लेड नीचे गिर सकते थे। वो इस खतरनाक हमले में दिलचस्पी ले रही थी जो किसी की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था, और सोच रही थी कि आखिर उसका ये छोटा भाई उसे इतना कैसे बढ़ा पाया। नूह ने एथेना की बदली हुई गति पर केवल सिर हिलाया जब वे विशाल प्राइम युद्धपोत के पास पहुंचे और अंदर गए। कई दरवाजों से गुजरते हुए वे विशाल केंद्रीय कमांड रूम में से एक में वापस आए, जहां ग्रैंडमास्टर व्रेड्रल खड़े थे। ग्रैंडमास्टर की निगाहें आनंद से भरी हुई थीं। उनकी आंखें नूह और एथेना की आकृतियों पर टिकी थीं। वो उनके सामने अपने हाथ हिला रहे थे, जैसे उन्होंने उनके रिपोर्ट करने का इंतजार भी नहीं किया हो। उसके हाथों के इशारे से उनके सामने अनगिनत भ्रामक पर्दे प्रकट हुए। ये भ्रामक पर्दे उन कई प्राइम वर्ल्ड्स को प्रतिबिंबित कर रहे थे जो मैगस वर्ल्ड में उनके द्वारा किए गए नरसंहार को देख रहे थे, और उनकी गंभीर प्रतिक्रियाएं चित्रित की गई थीं। कई स्तब्ध और भयभीत प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती थीं, और कई और भी चिंतनशील थीं, क्योंकि कई शक्तिशाली शक्तियां गहन चिंतन में डूबी हुई थीं, क्योंकि उन्हें दिव्य शक्तियों की शक्ति का दृश्य रूप से स्मरण कराया जा रहा था। नूह ने इनमें से कई स्क्रीनों पर नजर डाली, जिनमें से कई आवाजें एक दूसरे से जुड़ रही थीं, लेकिन वह अपने सामने मौजूद कई भ्रामक स्क्रीनों में से सबसे ज्यादा दोहराए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पहचान सका। उद्धरण चिन्ह ... युद्ध राजकुमारी एथेना उद्धरण चिन्ह ... स्वर्गीय उद्धरण चिन्ह ... नाश करने वाला उद्धरण चिन्ह ... सर्वोच्च कानून क्रिक्सिस विध्वंसक गड़गड़ाहट। वह जिन अनेकों प्राइम वर्ल्डों को देख रहा था, उनमें अनेक चीजों का उल्लेख प्रतीत हो रहा था, लेकिन सबसे अधिक जिस चीज का उल्लेख उसे मिला वह था उस प्राणी का नाम जिसका वह आकार ले रहा था। उसके शरीर में वास्तव में परिवर्तन महसूस हो रहा था, क्योंकि अपने कार्यों के प्रभावों को देखते हुए उसे भाग्य के नियम पर एक और सबक प्राप्त हुआ था। जिस जहाज में वे थे, उसका कमरा सोने के रंग में बदल गया, क्योंकि कई भाग्य रेखाएं नूह के शरीर में उतर गईं। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि एथेना का चेहरा चमक से चमक रहा था, क्योंकि सैकड़ों भाग्य रेखाएं पहले से ही भयावह मात्रा में उसके शरीर में जुड़ गई थीं। भाग्य के अपने प्रभाव के कारण, जिसने अरबों लोगों के जीवन को टाल दिया था, नूह ने महसूस किया था कि भाग्य रेखाओं का संघनन और भी आसान और तेज हो गया था। जैसे जैसे उसने भाग्य के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया, कुछ ही सेकंड में कुछ सौ नीचे की ओर गिनती शुरू हो गई, और उसे पता चल गया कि भाग्य के इस सर्वोच्च नियम के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 352। एक ग्रैंड मास्टर को एक बोध हुआ। त्रम जैसे ही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हुई, दोनों दिव्य शक्तियों के शरीर शक्ति से कांप उठे। नूह ने अपने शरीर पर 5000 भाग्य रेखाएं और जोड़ ली, और उसकी कुल संख्या 18000 से कुछ अधिक हो गई, जबकि एथेना ने अपने पहले से ही प्रचुर भाग्य रेखाओं में लगभग 2000 भाग्य रेखाएं और जोड़ ली, जिन्हें नूह पूरी तरह से नहीं पहचान सका। हजारों भाग्य के अवतरण के कारण उत्पन्न शोरगुल के साथ ही धीरे धीरे वातावरण शांत हो गया, तथा दोनों शिष्यों की आंखों में एक ग्रैंड मास्टर की दाढ़ी को सहलाते हुए चेहरे की झुर्रीदार अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी। जितना अधिक आप भाग्य को प्रभावित करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से आप में भाग्य के नियम की शक्ति और समझ बढ़ेगी। ग्रैंड मास्टर ने उन्हें किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह देखते हुए जोर से मुस्कुराया। एथेना ने अपने शरीर में जुड़ती भाग्य रेखाओं को घूरते हुए सहजता से सिर हिलाया। ये घटना उसके लिए बिल्कुल अनोखी नहीं थी। हालांकि उसकी नजरें सुस्ती से अपने छोटे भाई पर टिकी थीं,
जिसके शरीर पर किसी तरह से दोगुने से ज्यादा भाग्य रेखाएं उतर आई थीं, जबकि वे दोनों एक ही घटना में शामिल थे। नूह ने अपने शरीर में फैली हुई प्रचुर भाग्य रेखाओं को देखा और उन्हें तेजी से बढ़ाने का तरीका सीखा, जिसका मतलब था कि बस कई प्राणियों के भाग्य को प्रभावित करते रहना। इससे उसकी भाग्य रेखाओं की संख्या में अचानक वृद्धि हुई और संभवतः समय बीतने के साथ साथ वह हर दिन कितनी भाग्य रेखाओं को सघन कर सकता था, इसमें भी वृद्धि हुई। ग्रैंड मास्टर की निगाहें नूह पर केंद्रित हो गईं और उन्होंने खुशी से उसकी ओर सिर हिलाया और एक बार फिर बोले, आपकी योजना बहुत अच्छी तरह सफल रही। अराजकता की मात्रा थोड़ी कम हो गई, जो मैगस दुनिया के संपूर्ण विनाश के परिणाम से भी अधिक थी। आप एक अद्वितीय प्रतिभा हैं, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। नूह ने केवल मुस्कुराकर अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और सम्मानपूर्वक पूछा, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि हमने इस दुनिया की सत्ता संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और इसके सबसे शक्तिशाली नेताओं को बाहर कर दिया है, तो हमारे कार्यों के प्रभावों को देखते हुए यह आगे कैसे बढ़ेगा। ग्रैंड मास्टर ने इस प्रश्न पर हाथ हिलाकर अपनी सफ़ेद दाढ़ी को रगड़ते हुए उत्तर दिया, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साधना जगत, जिसे मैगस जगत ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, को शीघ्र ही नीचे उतरकर शासन संभालने के लिए सूचित किया जाएगा। साथ ही अनेक मिशन बनाए जा रहे हैं जो हमारे शिष्यों को मैगस जगत में उतरने और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्राणियों के भाग्य को प्रभावित करने के लिए दिए जाएंगे। हर कोई आपकी तरह रैंकों में आगे नहीं बढ़ता और सीधे तौर पर कई दुनियाओं के भाग्य को प्रभावित नहीं करता। अन्य शिष्यों को बहुत छोटे पैमाने पर शुरुआत करनी पड़ती है और इस जादूगर दुनिया जैसे विशेष पदों पर बैठे प्राणियों के भाग्य को प्रभावित करना हमारे मानदंडों पर खरा उतरता है। लेकिन मैं अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। ग्रैंड मास्टर रेडरल का चेहरा चमक उठा जब वो उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी उपस्थिति स्वर्णिम शक्ति के साथ फूटने लगी। आपने मुझे एक ऐसी बात याद दिला दी है जिसे मुझे इस साहसिक कार्य के दौरान कभी नहीं भूलना चाहिए था। ये याद दिलाती है कि मुझसे भी बदतर इस प्रकाश विस्तार में रहने वाले प्राणी स्वाभाविक रूप से भुलक्कड़ हैं। वो उनकी ओर बढ़ता गया। हर बढ़ते कदम के साथ उसका चेहरा और अधिक चमकने लगा, मानो उसे कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो। 1000 वर्ष पूर्व युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत से लोग हमारी शक्ति को भूल गए हैं और केवल कभी कभार ही इसके बारे में सुनते हैं। जब हम उन लोगों को दंडित करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिन्हें दंडित करने की आवश्यकता होती है, और नारकीय शिकार के दौरान यह महत्वपूर्ण घटना जिसका तुमने अभी उल्लेख किया है, युवा क्रिक्सिस, एक अनुस्मारक है कि इस प्रकाश विस्तार में प्राणियों को ये दिखाने की आवश्यकता है कि दिव्य प्राणियों के पास वह शक्ति क्यों है जो उनके पास है। जैसे उन्होंने आपकी अद्भुत युद्ध क्षमता देखी, वैसे ही उन्हें इस निरंतर बढ़ती अराजकता को कम करने के लिए एक बार फिर से दिव्य शक्तियों का तेज दिखाने की आवश्यकता है। न केवल इस छोटे से चतुर्थांश में जहां हमने आपकी लड़ाई दिखाई, बल्कि प्रकाश विस्तार के सभी चतुर्थांशों में। अंत में ग्रैंडमास्टर की आवाज वृद्ध उत्साह से कांप रही थी, क्योंकि नूह का दिल दहल रहा था। उसे पता नहीं था कि इस अप्रत्याशित घटना से क्या होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैगस वर्ल्ड में, जिसे नूह और एथेना ने अभी अभी छोड़ा था, भ्रामक पर्दा धुंधला गया क्योंकि दुनिया के भयभीत रूप से छिपे हुए निवासी सामूहिक रूप से बाहर आ गए। शक्तिशाली मैगी जो ब्लैक सर्प के आदेश में नहीं थे, उन्होंने महसूस किया कि स्थानिक प्रतिबंध हट रहे हैं क्योंकि एक बड़ा प्राइम युद्धपोत उनकी दुनिया से दूर जाने लगा। उनके हृदय दुख और पीड़ा से भरे हुए थे क्योंकि वे उन घटनाओं को याद कर रहे थे जो अभी अभी घटित हुई थीं, विशेष रूप से एक चमकदार पंखों वाले दिव्य देवता की राक्षसी आकृति जिसने आकाश से भयंकर तलवारें बरसाईं और उनमें से कई शक्तिशाली प्राणियों को मार गिराया जिन्हें वे जानते थे। जब उन्होंने नूह और एथेना की आकृतियों को देखा तो उनके मन में केवल भय और घृणा की यादें ताज़ा हुईं, क्योंकि उन्हें उनकी भयावह शक्ति याद आई जिसने उनके संसार की शासक शक्ति के पतन का कारण बनी थी, लेकिन साथ ही उनके मन में कृतज्ञता का भाव भी था। यह एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य था क्योंकि जादूगरों की दुनिया के निवासियों ने रक्तपात शुरू होने से पहले दिव्य गुरु के शब्द सुने थे। उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज उठी थी क्योंकि यह उन्हें बता रही थी कि उनकी दुनिया का फैसला विनाश का है। यह फैसला बदलने का एकमात्र कारण एक शिष्य के विचार थे, वही जो नरसंहार करने आया था। इसलिए वे इस शिष्य के प्रति आभारी थे और साथ ही वे उससे और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली शक्ति से भयभीत भी होते जा रहे थे। इस मैगस विश्व में, जो शीघ्र ही उन शक्तियों द्वारा विभाजित होने वाला था जिन्हें सेलेस्टियल्स विश्व को स्थिर करने और उस पर शासन करने के लिए भेजेंगे,
इसके निवासियों के लिए भयावह अधीनता का एक नया युग शुरू होगा, क्योंकि इस विश्व पर शासन करने के लिए केवल एक ही प्रेरणा आएगी, और वह थी भय। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 353 दिव्य क्षेत्र। एक भव्य प्राइम युद्धपोत अंतरिक्ष की विशालता में भ्रमण कर रहा था तथा हाल ही में हुई गतिविधियों के कारण चारों ओर अनेक संचार भेजे जा रहे थे। कई प्राइम वर्ल्ड्स पर दिखाई देने वाले भ्रामक स्क्रीन के दृश्यों को बहुत पहले ही दूसरों द्वारा अपने माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया गया था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी घटनाओं को कई लोगों तक प्रसारित किया गया। इससे सेलेस्टियल्स के मन में भय का वह लक्ष्य प्राप्त हो गया जब कई लोगों ने शून्य क्षेत्र के 2 शिष्यों के युद्ध कौशल को देखा जो आत्मा निर्माण क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणियों को नष्ट कर रहे थे। यदि शून्य क्षेत्र में दिव्य शक्तियों की यही शक्ति थी तो उच्च स्तर पर वे कितने भयावह थे? ये वह प्रश्न था जो मैगस वर्ल्ड के रक्तपात को देखने वाले कई लोगों के दिलों में फैल जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जो कई ताकतों के कार्यों को प्रभावित करेगा, क्योंकि वे भविष्य के लिए अपने कार्यों की योजना बनाते समय हमेशा इस घटना के बारे में सोचेंगे। प्राइम वॉरशिप में नूह के मन में अनेक विचार आए जब उसने ग्रैंडमास्टर के शब्दों के बारे में सोचा। बूढ़े व्यक्ति की सफ़ेद दाढ़ी चमक रही थी और उसका चेहरा और भी उज्जवल हो गया था जब वह नूह द्वारा प्राणियों की भुलक्कड़ प्रकृति के बारे में दी गई याद के बारे में बात कर रहा था, तथा ये भी कि अब से वे इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब नूह ने पूछा कि ग्रैंडमास्टर क्या करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें केवल एक ही उत्तर मिला, दिव्य क्षेत्र। इन शब्दों को सुनकर एथेना की आंखें चमक उठी तथा ग्रैंडमास्टर का चेहरा उत्साह से भर गया, तथा उन्होंने कुछ और शब्द बोले, उद्धरण चिन्ह ... खैर, इसके लिए अनेक ग्रैंडमास्टर्स और सेलेस्टियल स्टॉस की अनुमति और अनुपालन की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आज भाग्य के प्रभाव को देखने और उसका मूल्यांकन करने के बाद एक समझौते पर पहुंचा जा सकता है। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल की दबंग आभा उनके शब्दों के समाप्त होते ही फूट पड़ी। उनकी सफ़ेद दाढ़ी राजसी ढंग से लहरा रही थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं आने वाले युद्ध की तैयारी करते हुए हमारे प्रभाव को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बूढ़े व्यक्ति की बड़बड़ाहट हो रही हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति थी। जब उसकी आकृति नूह और एथेना की आंखों से ओझल हो गई, उनकी आभा ने उसे जहाज के केंद्रीय कमान क्षेत्र में पुनः प्रकट होते हुए महसूस किया। जब वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, संभवतः वह अनेक टेलीपैथिक संदेश भेजने का काम कर रहा था। नूह ने अपने मन में इस दृश्य को दोहराया जब उसने अपने कार्यों और उनके प्रभावों के बारे में सोचा, साथ ही संपूर्ण विश्व के विनाश को सफलतापूर्वक रोकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में भी सोचा। मैगस वर्ल्ड के साथ उन्होंने महसूस किया कि सेलेस्टियल्स के विनाशकारी तरीकों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है यदि वे जीवन की संख्या को इस तरह के लापरवाह तरीके से देखने के बजाय चीजों को अलग तरीके से करते। उनके लिए अगर वे अरबों लोगों की जान बचा सकते थे और इसकी कीमत कुछ अरब थी, तो ये सार्थक था और उन्हें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन अगर मौतों की संख्या को और भी कम करने की संभावना होती, तो ऐसा क्यों न किया जाता? वह वास्तव में आने वाली अराजकता को भांपने के लिए दिव्य शक्तियों द्वारा भाग्य के नियम के प्रयोग से सहमत था, लेकिन जब बात उनके इसे अंजाम देने के तरीके की आई, तो वह उनसे पूरी तरह असहमत था। इन हालिया अनुभवों ने उनके प्रति उसके नज़रिए को ज्यादा नहीं बदला, बस उसे उनके असली मकसद के प्रति और ज्यादा सतर्क कर दिया, क्योंकि यह शक्तिशाली संगठन उन लोगों के जीवन की जरा भी परवाह नहीं करता था जिन पर वह राज करता था। अब वह आगे बढ़ना चाहता था और साथ ही दिव्यों की कार्यप्रणाली के बारे में और जानना चाहता था, खासकर उस दिव्य क्षेत्र के बारे में जिसका जिक्र ग्रैंडमास्टर व्रेडरल ने किया था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था जब उसने फेट ट्रावर्सर का इस्तेमाल किया, जो लेस देन हेराल्ड ऑफ फैट ग्रेटर देन के साथ आने वाली एक अद्भुत क्षमता थी। भाग्य परिवर्तक भाग्य के कामकाज में निपुण होने के नाते आपके पास अपने भाग्य पर ज्यादा नियंत्रण होता है। ये क्षमता आपको अपने भाग्य के सबसे अनुकूल परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है। प्राइम वॉरशिप के विशाल कमरे में, जहां वह अकेला था, एक सुनहरी चमक उसके शरीर को ढकती हुई प्रतीत हुई जब वह अपने भविष्य के लिए सबसे अनुकूल संभावनाओं को देख रहा था। इस कौशल को समझना अत्यंत रहस्यमय था। यह उसे आगे की घटनाओं का क्रम नहीं दिखाता था, बल्कि उसके मन में कुछ छवियां और विचार लाता था जिनका यदि वह अनुसरण करे तो वह अपने भविष्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेगा। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसके मन में स्वर्गीय क्षेत्र शब्द बार बार घूम रहे हों, और खून की एक बूंद और भी ज्यादा चमक उठी क्योंकि उसमें एक अनोखी ऊर्जा समा गई थी।
फेट ट्रैवर्सर के प्रभाव में रहते हुए उसने जो आखिरी चीज देखी वह एक झिलमिलाते तैरते हुए भूभाग की एक संक्षिप्त छवि थी। सांस छोड़ते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह अपने विचारों को इकट्ठा करने लगा, जैसे कि उसे निकट भविष्य में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वे दिव्य लोक, उसकी आध्यात्मिक भूमि और पिशाच पूर्वज से संबंधित कुछ चीजों से संबंधित होंगे। फेट ट्रैवर्सर के प्रभाव में रहते हुए उसने जो कुछ देखा था उसे समझकर उसने उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह अभी प्रभावी ढंग से बदल सकता था, और यह वह दृश्य था जहां एक अनोखी ऊर्जा रक्त की एक बूंद में जा रही थी। उसने इसे अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर लागू किया क्योंकि इससे उसे विश्वास हो गया कि उसके अगले कार्यों के लिए वे उसके लिए सबसे अनुकूल होंगे यदि वह उस अनोखी ऊर्जा यानी कौशल बिंदुओं का उपयोग प्राचीन रक्त जगत में अर्जित कौशल वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए करे। न तो वह अद्भुत दिव्य कौशल वृक्ष जो भाग्य का संरक्षक था, न ही छोटे कुथुलू का भयानक कौशल वृक्ष, और न ही घृणित लिट सम्राट जो अब भी उसके लिए नरकीय दुनिया में कौशल अंक जमा करना जारी रखे हुए है। फेट ट्रैवर्सर उसे बता रहा था कि उसे सबसे पहले ब्लड लॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वेम्पायर प्रोजेनिटर के अंतर्गत आने वाला कौशल वृक्ष है, क्योंकि यही चीज निकट भविष्य में उसकी सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब तक जमा हुए कौशल बिंदुओं को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह सोचने लगा कि उसे इस कौशल वृक्ष को शून्य से आत्मा श्रेणी में कैसे उन्नत करना चाहिए। ऐसा करते हुए उसके मन में सबसे बड़ा विचार ये था कि इस कौशल वृक्ष की अगली श्रेणी में ऐसा क्या है जो उसकी यात्रा को और भी सुगम बना देगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 354 सर्वोत्तम भाग्य की ओर अग्रसर। प्राइम युद्धपोत अंतरिक्ष की विशालता में सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह 7वें खगोलीय तारे की ओर प्रस्थान के समय की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक गति से लौट रहा था। नूह एक बड़े कमरे में एक अनोखे ढंग से डिजाइन किए गए बिस्तर पर ध्यान कर रहा था और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। इस समय मैगस वर्ल्ड में उसके कार्यों के परिणामस्वरूप कई चीजें घटित हो रही थीं, लेकिन वह पहले ही अपने हाथ धो चुका था क्योंकि वह भविष्य की ओर देख रहा था और देख रहा था कि समय बीतने के साथ उसके कार्यों के परिणाम सामने आते रहेंगे। वह जिस चीज पर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था वह एक विशेष कौशल वृक्ष का उन्नयन था, जिसके बारे में फेट ट्रैवर्सर ने संकेत दिया था कि यह उन चीजों में से एक है जो उसे उसके सर्वोत्तम भाग्य की ओर ले जाएगा। उसकी नज़र उन कौशल बिंदुओं पर गई जो घृणित लिट सम्राट ने उसकी ओर से लगातार अर्जित किए थे, और ये अनोखी ऊर्जा पिछले महीने में उसकी संख्या में भारी वृद्धि के साथ उसके आह्वान से उस तक आसानी से पहुंच रही थी। कौशल बिंदुओं की वर्तमान संख्या ने नूह की आंखों में एक तेज रोशनी चमका दी। राक्षसी कौशल अंक 601। वर्तमान में उनके पास 601 से अधिक कौशल अंक थे क्योंकि लिट सम्राट ने इन्फिनल्स को नीचे ले जाने के साथ साथ प्रशिक्षण हॉबिंगर्स पर नजर रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस बड़ी संख्या ने अनेक संभावनाओं को जन्म दिया, लेकिन साथ ही एक अन्य चीज को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया जिसका वह बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। नुआ ओसमोंट शीर्षक इन्फिनल लॉर्ड 20%। रक्तवंश वेम्पायर प्रोजेनिटर। भाग्य रेखा A18100। जीवन शक्ति 0। केंद्र शक्ति 0। कौशल अंकों की वृद्धि के साथ इसका ये भी अर्थ था कि वह तीव्र गति से इन्फिनल्स की अद्वितीय ऊर्जा एकत्रित कर रहा था, जिससे उसे इन्फिनल लॉर्ड की उपाधि पूरी तरह प्राप्त करने और उसे धारण करने से पहले आवश्यक अद्वितीय ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में उससे बहुत सावधान रहना था, क्योंकि एक नरकीय भगवान सीधे सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़ा था, और भले ही उसने उनकी कुछ क्षमताओं को सीखा था और अपने भाग्य को सक्रिय रूप से छिपाने में सक्षम हो गया था, फिर भी ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में उसे सावधान रहना था। उन्होंने नारकीय प्रभु की उपाधि को फिलहाल एक तरफ रख दिया क्योंकि वह शून्य क्षेत्र रक्त प्रभु को देख रहे थे। वह हमेशा की तरह तेजी से कौशल की दक्षता नहीं बढ़ा पाया था क्योंकि वह 7वें दिव्य तारे में था। उसका ज्यादातर समय भाग्य रेखाओं को संक्षिप्त करने, ग्रैंड मास्टर से सीखने और एथेना के साथ युद्ध करने में बीता। दिव्य प्राणियों की निगरानी में वह आध्यात्मिक भूमि भी अपने साथ नहीं लाया था क्योंकि उसने उसे नर्क के प्रथम क्षेत्र में छोड़ दिया था ताकि हर्बिंगर्स उसे चलते समय आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार वो कौशल की दक्षता को जल्दी बढ़ाने के लिए खुद को टाइम स्पेस में भी लॉक नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि इस कौशल वृक्ष को सफलतापूर्वक उन्नत करने के लिए उसे कौशल अंक एकत्र करने में अपनी प्रगति कम करनी होगी और उनमें से कुछ का उपयोग ब्लड लॉर्ड की दक्षता के स्तर को बढ़ाने के लिए करना होगा। 0 रैंक कौशल के लिए कौशल की दक्षता को अधिकतम करने के लिए 5 कौशल अंक स्थायी रूप से खर्च करने होंगे
और इससे वह संयोजनों के माध्यम से जोड़ स्तर का कौशल प्राप्त कर सकेगा, जिससे वह इस कौशल वृक्ष के अगले चरण को खोल सकेगा। इस तरह से कौशल बिंदुओं का उपयोग कुछ ऐसा नहीं था जो वह करना चाहता था, लेकिन उसके पास वर्तमान में सेलेस्टियल स्टार को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, और फेट ट्रैवर्सर और उसके अपने अंतर्ज्ञान के उपयोग ने उसे बताया कि वह सबसे अधिक संभावना रक्त पूर्वज की क्षमताओं में इस समस्या का उत्तर ढूंढ लेगा। उसने आह भरी और अपने दिल को मजबूत किया और ब्लड लॉर्ड की दक्षता को अधिकतम करने के लिए 5 कौशल बिंदुओं का आदेश दिया। फिर उसकी नज़र उन कई कौशलों पर गई जो उसने कई मैगी से प्राप्त किए थे, जिन्हें उसने अभी अभी हराया था। हर बार जब वह मैगस दुनिया में ब्लडलाइन मैगी पर हमला करता था, तो उनकी मूल ऊर्जा आसानी से सिस्टम द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी, क्योंकि यह सामान्य कौशल पुस्तकों और कोर में बदल जाती थी जो सामान्य रूप से सीधे उसके भंडारण थैली या छल्ले में चली जाती थी। लेकिन चूंकि उसे पूर्ण कौशल लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन में निहित क्षमता के आगमन के बाद से उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सभी कोर और कौशल पुस्तक सीधे इस पूर्ण कौशल के विस्तृत स्थान में चले गए। इस विस्तृत स्थान में, जो एक सूची की तरह काम करता था जिस तक केवल उसकी ही पहुंच थी, कई कोर और कौशल पुस्तक जो कि पौराणिक से लेकर आत्मा फोर्जिंग तक के प्राणियों से आए थे, उन्हें राजसी ढंग से रखा गया था। यह इस खूनी उद्यम से निकली कुछ अच्छी चीजों में से एक थी, जिसने वास्तव में नूह को इन शक्तिशाली प्राणियों से नए कौशल और कोर प्राप्त करने में सक्षम बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके हाथों में सोलरांक कोर और कौशल थे जो उसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा देंगे। ध्यान देने योग्य बातों में से डार्क विंग सरपेंट और फ्लेम विंग सरपेंट की मृत्यु से कुल मिलाकर 4 सोलरांक स्किल्स उसकी गोद में आ गईं। ब्लैक सरपेंट ऑर्डर के सबसे शक्तिशाली जादूगर डिवोरिंग विंग सरपेंट को चुराकर नूह ने वास्तव में एक सोल जोल रैंक स्किल हासिल की, जिससे वह डिवोरिंग विंग सरपेंट का रूप धारण कर सका। लेकिन फिलहाल उनका ध्यान इन सोल रैंक कौशलों पर नहीं था, जिन्हें वह अपने वर्तमान परिवेश में स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे, बल्कि उनका ध्यान उन 0 और 0 जोल रैंक कौशलों पर था जो उन्होंने 0 क्षेत्र के प्राणियों से प्राप्त किए थे, जिन्हें उन्होंने ब्लैक सर्प ऑर्डर के नेताओं के साथ मिलकर नष्ट किया था। अपने कौशल वृक्षों को अगले स्तर तक उन्नत करने के लिए उसे इन्हीं कौशलों का उपयोग करना था। अभी अभी हुए इस खूनी युद्ध में बड़ी संख्या में 0 क्षेत्र के जादूगर थे, जिससे उसे दर्जनों 0 रैंक कौशल पुस्तक और कुल 9 0 जोड़ कौशल प्राप्त हुए, जो युद्ध के मैदान के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से प्राप्त हुए थे। इन सभी कौशलों के संग्रह ने उसके लिए नए प्राप्त 0 रैंक कौशलों में से एक पर 5 कौशल बिंदुओं का उपयोग करना संभव बना दिया, इसकी दक्षता को अधिकतम कर दिया, क्योंकि उसने ब्लड लॉर्ड को 0 जोड़ स्तर पर ले जाने के लिए इस कौशल का त्याग किया। उन्होंने स्टेट पैनल को ध्यानपूर्वक देखा, क्योंकि ब्लड लॉर्ड का वर्गीकरण 0 से 0 जोड़ तक चला गया, यहाँ तक कि नाम परिवर्तन के बिना भी केवल एक चीज बदल गई, वह थी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कौशल वृक्ष के अगले मार्ग को खोलने के लिए आवश्यक कौशल बिंदुओं की संख्या। वॉइड जोड़ ब्लड लॉर्ड 3 और 4/5 एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल केवल शुद्धतम रक्त वाले ही कर सकते हैं। पर्याप्त अंक और 2 समान स्तर के बलिदान कौशल की आधारभूत आवश्यकता पूरी होने पर विकास के लिए 2 कौशल वृक्ष संभव हैं। ग्रेटर देन एल्डर वेम्पायर ब्लड लॉर्ड को शासक के मार्ग पर ले जाता है और वेम्पायरों की जाति का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक क्षमताएं प्राप्त करता है। ग्रेटर देन प्राचीनों का परिजन ब्लड लॉर्ड को प्राचीनों के मार्ग पर ले जाता है और उन गुणों को जागृत करता है जो केवल प्राचीन जातियों में ही पाए जाते हैं। नूह की आंखें शांत गति से चल रहे प्राइम वॉरशिप में चमक उठी जब उसने ब्लड लॉर्ड कौशल वृक्ष के अगले रास्तों का विवरण देखा। एल्डर वेम्पायर या प्राचीनों का परिजन क्या होगा? वह मुस्कुराया, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पसंद जानता था। जब उसने विवरण पढ़ा, उसके विचार पहले से ही चल रहे थे, क्योंकि उसने आवश्यक कौशल बिंदुओं को जोड़ने के लिए आदेश भेजा और बलिदान के लिए नए प्राप्त 0 जोड़ कौशल में से 2 तैयार किए। उसकी आंखें आगे देख रही थीं कि भव्य भविष्य क्या लाएगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 355 मानो एक ही पर्याप्त नहीं था। बेशक ये चुनाव सरल था, क्योंकि नूह के पास स्वयं वेम्पायर प्रोजेनिटर का वंश था, इसलिए वेम्पायरों की जाति का नेतृत्व करने में मदद करने वाली क्षमताओं की आवश्यकता उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी, क्योंकि उसके पास केवल अपने वंश के कारण ही उन पर अंतिम शक्ति थी। वह जिस रास्ते पर चला, वह प्राचीन जातियों के बारे में बात करने वाला मार्ग था। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने भाग्य छिपाव को सक्रिय किया और अद्वितीय उत्पत्ति का उपयोग जारी रखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राइम युद्धपोत में सेलेस्टियल्स को कुछ भी संदिग्ध न मिले। उसने उत्सुकता से देखा कि उसके द्वारा गिराए गए असंख्य 0 रैंक के जादूगरों से प्राप्त 2 नए 0 जोड़ कौशल गायब हो गए,
जबकि शानदार ढंग से डिजाइन किए गए कौशल वृक्ष पर एक बिल्कुल नया विस्तार प्रकट हुआ, जो ब्लड लॉर्ड था। आत्मा ब्लड लॉर्ड 454 एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल केवल शुद्धतम रक्त वाले ही कर सकते हैं। ये प्राचीन रक्त जादू है जिसमें रक्त लॉर्ड का उदय, 5/5 रक्त जगत, 5/5 जीवन का नाश, 5/5 और दुर्स्वप्न वंश 5/5 जैसी क्षमताएं शामिल हैं। ग्रेटर देन प्राचीनों के परिजन O60 प्राचीन रक्त वंशज 0/5 प्राचीन रक्त क्लोन 0/5 प्राचीनों को बुलाना 0/5 रक्त क्रोध 0/5 प्राचीन रक्त वंशज का रूप धारण करें और अपने विरोधियों पर विनाश की वर्षा करें। इस रूप से आप अपने द्वारा किए गए और प्राप्त किए गए सभी नुकसानों का 5% ठीक कर सकते हैं, शारीरिक और तात्विक क्षति को 30% तक बढ़ा सकते हैं, साथ ही रक्त स्वामी की सभी क्षमताओं को 5% तक बढ़ा सकते हैं। प्राचीन रक्त क्लोन उपयोगकर्ता मूल रक्त का उपयोग करके एक क्लोन बना सकता है। ये क्लोन उपयोगकर्ता से इस प्रकार जुड़ा होगा मानो वह उसके अपने अंगों का ही विस्तार हो। ये क्लोन मूल क्लोन की क्षमताओं का केवल 10% ही प्रदर्शित कर सकता है। प्राचीनों को बुलाओ। जैसे ही आप रक्त से बंधे प्राचीनों को बुलाते हैं, आपकी पुकार अंतरिक्ष और समय में यात्रा करती है। सीमा, एक प्राचीन रक्त क्रोध रक्त का एक विनाशकारी तूफान आपको केंद्र में रखकर घूमना शुरू कर देता है और इसमें फंसे सभी शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। प्रभावित क्षेत्र 50 मीटर। नूर ने ब्लड लॉर्ड कौशल वृक्ष में हुए अद्भुत बदलावों पर नजर डाली, जिससे पिछली क्षमताओं में और वृद्धि हुई तथा नए कौशल भी जुड़े, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हुआ। प्राचीन रक्त वंशज की परिवर्तन क्षमता को एक तरफ रखते हुए उसने एक और बुलाने की क्षमता प्राप्त की थी और इसने उसे प्राचीन नामक प्राणियों को बुलाने की अनुमति दी। इसकी वर्तमान सीमा 1 थी, लेकिन जब वह इसमें कौशल अंक डालना शुरू करेगा तो ये संख्या निस्संदेह बढ़ जाएगी। ध्यान देने योग्य दूसरा कौशल ब्लड रेज था, क्योंकि यह आक्रमण कौशल का एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र प्रतीत होता था और जब भी उसे इसे आजमाने का अवसर मिलता, वह अपनी आंखों से इस कौशल को काम करते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन जिस क्षमता ने उसे सबसे अधिक खुश किया वह थी प्राचीन रक्त क्लोन क्षमता। क्लोन जैसे कौशल का इस्तेमाल दूसरों को साधारण लग सकता है, खासकर जब ये क्लोन मूल क्लोन की क्षमताओं का केवल 1% ही प्रदर्शित कर पाता हो। लेकिन नुआ के लिए यह इस अपग्रेड से निकली सबसे महत्वपूर्ण क्षमता थी, जिसके बड़े प्रभाव वह पहले से ही देख सकता था। जैसे जैसे उसके विचार तेजी से आगे बढ़ते गए, उसकी निगाहें चिंतन में बदल गईं। इन नए अर्जित कौशलों का उपयोग कैसे किया जाए और वे फेट ट्रावर्सर से प्राप्त संकेतों के अनुरूप कैसे हों, इस पर कई संभावनाएं थीं। कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में अनगिनत योजनाएं उभरने लगीं और फिर उसने स्टेट पैनल पर प्राचीन रक्त क्लोन के चमकते शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही 5 कौशल अंक तेजी से उस क्षमता में जुड़ गए, उसके विचार बदल गए और परिणामस्वरूप विवरण में उनकी संख्या में भारी बदलाव आया। प्राचीन रक्त क्लोन उपयोगकर्ता मूल रक्त का उपयोग करके एक क्लोन बना सकता है। ये क्लोन उपयोगकर्ता से इस प्रकार जुड़ा होगा मानो वह उसके अपने अंगों का ही विस्तार हो। ये क्लोन मूल क्लोन की केवल 60% क्षमताओं को ही प्रदर्शित कर सकता है। उसने इस क्षमता पर नजर डाली क्योंकि यह एक प्राचीन रक्त समापन एंशिएंट ब्लड क्लोस बना सकती थी जो उसकी आधी से ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। हालांकि जब उसने अपने तथाकथित कौशलों को ध्यान में रखते हुए इस सीमा के बारे में सोचा, तो नू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए ये चिंता की कोई बात नहीं होगी। अगले ही क्षण उसकी निगाहें सख्त हो गईं, क्योंकि वह कुछ साहसिक कार्य करने के लिए तैयार था। उसका ध्यान भाग्य छिपाव क्षमता के साथ साथ वैम्पायर प्रोजेनिटर की अद्वितीय उत्पत्ति पर था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके दोनों छिपाव की आभा ने उसके आसपास के वातावरण को ढाक लिया। जब उसने प्राचीन रक्त क्लोन डाला, मन की वह हलचल जिसे केवल वही महसूस कर सकता था फूट पड़ी जब उसने महसूस किया कि उसका एक छोटा सा हिस्सा उससे अलग हो रहा है और वह तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल रहा है तथा वह रक्त की एक अत्यंत गहरे लाल रंग की बूंद के रूप में बाहर आ रहा है। रक्त की घनी बूंद एक अनोखी चमक के साथ चमक रही थी, क्योंकि वह उसके अपने स्रोत से आई थी। उसकी निगाहें उसे केवल कुछ देर तक ही देख पाईं, उसके बाद वह तेजी से फैलने और फूलने लगी। उसने ध्यान और आकर्षण के साथ देखा कि कैसे रक्त की यह एक बूंद धीरे धीरे एक नग्न लाल आकृति में बदल गई, जो धीरे धीरे हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा में परिवर्तित हो गई और जल्द ही उसकी एक अत्यंत आकर्षक छवि उसके सामने आ गई। यह एक अजीब और भयावह एहसास था, क्योंकि उसने अपनी चेतना को दोनों शरीरों में महसूस किया।
और महसूस किया कि उसकी दोनों आंखें उसे घूर रही थी जब वह कुछ सरल गतिविधियां कर रहा था। समानांतर विचार जैसे मन को बढ़ाने वाले कौशल जल्द ही काम करने लगे, जिससे वह अपने अब दोनों शरीरों को नियंत्रित करते हुए स्पष्टता से सोच पा रहा था। क्लोन पर नूह के मूल शरीर की छवि थी, न कि क्रिक्सस की, जैसा कि उसे वर्तमान में चित्रित किया गया था। उसने उस पर एक नज़र डाली और अपनी आंखों के सामने इस शैतानी रूपी खूबसूरत प्राणी को देखकर सिर हिलाया, जिससे वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। क्लोन के हाथ हिलाने पर उसके दोनों चेहरों पर उपलब्धि स्पष्ट थी। उसके शरीर पर लाल वस्त्र लिपटा हुआ था और अगले ही क्षण वह प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। उसने भाग्य आच्छादन और अद्वितीय उत्पत्ति में लगातार लगाए जा रहे मान को कम कर दिया, क्योंकि जिस कमरे में वह था वहां वही शांति बनी रही। अंतरिक्ष की विशालता के पार एक दूर क्षेत्र में नूह की आकृति एक भव्य आध्यात्मिक भूमि के ऊपर प्रकट हुई थी, जो एक ज्वलंत नरक के आकाश में स्थिर रूप से तैर रही थी। एक प्राणी प्राइम वॉरशिप पर सवार होकर सेलेस्टियल्स की भूमि की ओर वापस जा रहा था। दूसरा प्राणी अभी अभी नर्क के प्रथम क्षेत्र में टेलीपोर्ट हुआ था। मानो उनमें से एक पहले से ही इतना शक्तिशाली न हो कि नूह अब उसके दो साथियों को नोवस आकाशगंगा में घुमाने ले जाए, क्योंकि वह अपनी योजना में अत्यधिक कुशलता से आगे बढ़ना चाहता था। यदि उसके शत्रुओं को इस उन्नति के बारे में पता चल जाता तो वे अन्याय का रोना रोते, क्योंकि भविष्य और भी अधिक उथल पुथल भरा होने वाला था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 356 प्रगति, चौंकाने वाली योजनाएं। जैसे जैसे उसकी चेतना दो शरीरों को नियंत्रित करने की भावना से परिचित होती गई, उसका मूल शरीर प्राइम वॉरशिप पर 7वें आकाशीय तारे की ओर बढ़ता गया, जबकि प्राचीन रक्त क्लोन नर्क के प्रथम क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गया। सेलेस्टियल्स के साथ जुड़ते समय उसका मूल शरीर ही मुख्य शरीर होगा, क्योंकि जैसा कि प्राचीन रक्त क्लोन क्षमता में बताया गया है, क्लोन उसका ही एक विस्तार था, मानो किसी अंत का। वह क्लोन की आंखों से अपने स्टेट पैनल और अपने सभी कौशल देख सकता था, साथ ही वह सब कुछ कर सकता था जो उसका मूल शरीर कर सकता था। इसमें उसके मूल का केवल एक हिस्सा ही था जो उसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि उसे यह परीक्षण करना होगा कि वह इस क्लोन का किस हद तक उपयोग कर सकता है, क्योंकि कुछ चीजें सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। उससे पहले क्लोन की क्षमताओं की पुष्टि करनी थी, उसकी ताकत और क्षमताओं की, साथ ही अपने कौशल को निखारने में उसकी उपयोगिता की भी। वह इन सब बातों के बारे में सोच रहा था जब उसका क्लोन आध्यात्मिक भूमि और उस भयानक रूप से शांत धधकती धरती की ओर अपनी जागरूकता फैला रहा था, जो आमतौर पर नरकीय प्राणियों से घिरी रहती थी, लेकिन इस समय अनगिनत मरे हुए प्राणियों से भरी हुई थी जो व्यवस्थित रूप से निगरानी कर रहे थे। आध्यात्मिक भूमि के आसमान के ऊपर उसकी घुसपैठ को सबसे पहले बारबाटोस ने देखा, उसके बाद ग्रिनिथ लिच सम्राट ने भी उसका पीछा किया जो दसियों मील दूर था। उसकी इंद्रियां केवल अपने स्वामी की विशिष्ट आभा को ग्रहण कर रही थीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि के ऊपर तैर रहे आसमान पर गश्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय अस्थिर ड्रैगन और मरे हुए फीनिक्स को पीछे छोड़ गया था। बारबाटोस उन लोगों में सबसे अधिक शक्तिशाली था जो उसका अनुसरण कर रहे थे। उसकी इंद्रियों ने उसे उसी समय पहचान लिया जब नूह ने उसे बर्फीले रोपन क्षेत्र में आराम करते हुए पाया, जो इंपीरियल फीनिक्स के साथ साथ कई औषधीय फलों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। वे दोनों अपने मानव रूप में थे। उन्होंने अपने ऊपर साधारण पतली पोशाकें डाल रखी थीं और वे चमकते हुए पौधों के चारों ओर घूम रहे थे, जिन पर चमकीले फल लगे थे, और वे अपनी इच्छानुसार उनका आनंद लेने के लिए उन्हें तोड़ रहे थे। आध्यात्मिक भूमि के प्रचुर सार के साथ मिलकर यह आनंद का एक ऐसा स्वर्गीय दृश्य था जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता। बारबाटोस ने सबसे पहले उसकी आभा को महसूस किया जब उसने ऊपर देखा और हवा में उछल गई। शाही फीनिक्स उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि ये उन कुछ अग्रदूतों में से थे जो नर्क के प्रथम क्षेत्र में रह गए थे जबकि अन्य पाताल लोक में थे। बारबाटोस ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पुकारा, छोटी मछली, मैंने सोचा था कि तुम महीनों तक सेलेस्टियल्स के साथ फंसी रहोगी। उन्होंने तुम्हें पहले ही छुट्टी दे दी है। नूह मुस्कुराया जब उसने इंपीरियल फीनिक्स को भी पास में देखा और उसकी ओर सिर हिलाया। उनके साथ आध्यात्मिक भूमि में उतरते हुए उसने उन्हें चौंकाने वाला सच बताया कि जिस शरीर को वे वर्तमान में देख रहे थे वह सिर्फ एक क्लोन था। बारबाटोस ने केवल अपना सिर हिलाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम पहले से ही काफी पागल नहीं थे। जबकि शाही फीनिक्स केवल चमकती आंखों से नूह की ओर देख रहा था। आध्यात्मिक भूमि में उतरते हुए और सबकी प्रगति के साथ कदमताल मिलाते हुए उसे उन लोगों की संगति में आनंद आ रहा था जो दिव्य नहीं थे, जो कम से कम कहने के लिए चौंकाने वाला था। जो लोग आध्यात्मिक भूमि पर रहे और उन्होंने अत्यंत अद्भुत टाइम स्पेस का उपयोग किया,
वे 30 दिनों की इस अवधि में अपने कौशल का अभ्यास करने और अपनी दक्षताओं को तेजी से बढ़ाने में सक्षम हुए, जो वास्तव में कुछ महीनों से अधिक था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे टाइम स्पेस में कितने समय तक रहे। उनके पास नूह जैसा लगभग असीमित मान नहीं था, इसलिए जाहिर है कि वे दिन रात प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे। लेकिन उन्होंने समय स्थान में महीनों बिताकर कड़ी मेहनत की और अपने कौशल की दक्षता बढ़ाई, 1:20 के अनुपात का पूरा उपयोग किया और अपनी क्षमताओं को देखते हुए भी भारी लाभ कमाया। नूह एकमात्र ऐसा आउटलायर था जो टाइम स्पेस का पूरी तरह से दुरुपयोग कर सकता था, लेकिन उसके हॉबिंगर्स कौशल बिंदुओं के उपयोग के साथ साथ इसका उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे उनके कई रैंक और कौशल वृक्ष आसानी से सेंट के शिखर पर पहुंच गए। सामान्य प्राणियों के लिए ये प्रगति की एक तेज दर थी। हालांकि नूह की गति को ध्यान में रखते हुए ये कछुए की गति जैसी लग सकती है, और अगर वह पूरा 1 महीना उस समय स्थान में बिताता जिसका अनुपात अब 1:20 था, तो वह कितनी तेजी से बढ़ता। फिलहाल अग्रदूतों को अपने कौशल को संत से 0 श्रेणी में स्थिर रूप से आगे बढ़ाने के लिए बस कुछ और संयोजनों की आवश्यकता थी। लेकिन यही वह जगह थी जहां नूह ने आकर उनकी ताकत में एक विस्फोटक वृद्धि की, क्योंकि हाल ही में सैकड़ों हजारों मैगी के साथ एक मुकाबले के बाद उसने अपने लिए कई कोर प्राप्त किए थे, जो उनमें से कई को उनके पारलौकिक या संत रैंक से लाने में सक्षम थे और उन्हें स्थिरतापूर्वक शून्य क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति देते थे। आध्यात्मिक भूमि के जानवरों के संबंध में नूह के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि संत से 0 में उनकी छलांग का अपने आप में एक अद्भुत अर्थ होगा। 1 महीने पहले जब वह 7वें आकाशीय तारे की ओर रवाना हुआ था, तो सम्राट पेंगुइन एकमात्र ऐसा जानवर था जिसने संत रैंक में कदम रखा था, जहां आध्यात्मिक भूमि को अगले स्तर तक उन्नत करने की योग्यता पूरी होने से पहले कई अन्य जानवरों को उसी रैंक तक पहुंचने की आवश्यकता थी। पिछले महीने के दौरान इनमें से कई और जानवर संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, जिससे अगले स्तर पर अपग्रेड करने की आवश्यकता पूरी हो गई। लेकिन नूह यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि मैगस वर्ल्ड से उसे मिले कई कोर और उपहार इन जानवरों पर केंद्रित होंगे, क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि के स्तर को एक साथ 2 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा था। वह इन जानवरों को बलपूर्वक 0 श्रेणी में धकेल देगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्यों फेट ट्रावर्सर ने आध्यात्मिक भूमि को उन 3 चीजों में से एक के रूप में रखा है जिसका उपयोग वह वर्तमान में अपने सबसे इष्टतम भाग्य की ओर धकेलने के लिए कर सकता है। ब्लड लॉर्ड कौशल वृक्ष ने उसके लिए एक क्लोन बनाना संभव बना दिया था, जिसके समय के साथ अपने अद्भुत उपयोग होंगे। अब वह आध्यात्मिक भूमि की निरंतर उपयोगिता के पर्दे को भेदना चाहता था, क्योंकि वह एक ही बार में उसके रैंक को 2 स्तरों तक दबंगई से बढ़ाने की योजना बना रहा था। ये सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था और ऐसा कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करना चाहता था और उसमें ऐसा करने की क्षमता भी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 357 पावर लेवलिंग। नूह ने सम्राट पेंगुइन और अन्य हॉबिंगर्स को, जो अभी भी पाताल लोक में थे, एक दूरसंवेदी संदेश भेजा। वे इस संदेश से भ्रमित तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अपने कामों को पीछे छोड़ दिया। जल्द ही वे आध्यात्मिक भूमि की भूमिगत परत में प्रकट होने लगे, जहां एक लाल द्वार स्थिर रूप से खड़ा था। सम्राट पेंगुइन की आकृति आनंदित हो गई, क्योंकि उसने आध्यात्मिक भूमि के स्वामी के परिचित ऊर्जा हस्ताक्षर को महसूस किया। उसकी आकृति उस स्थान पर पहुंच गई जहां नूह बारबाटोस और इंपीरियल फीनिक्स के साथ खड़ा था, और उसकी चोंच स्तब्धता में खुल गई। मालिक, अभिमानी पेंगुइन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले ही अपने स्वामी को प्राइम वर्ल्ड में विनाश की वर्षा करते हुए देखा था, और वह जानता था कि उसे हर समय सेलेस्टियल्स की शक्तिशाली सेनाओं से घिरा रहना चाहिए। नूह ने पेंगुइन की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही अन्य लोग धीरे धीरे अंदर आए, जो आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में प्रशिक्षण ले रहे थे और जो दूर में इन्फिनल्स को मार रहे थे, सभी वापस लौट आए, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी परिस्थितियों को दोहराया। एक शक्तिशाली सेना में सफलतापूर्वक घुसपैठ की और ऐसे कौशल सीखे जिनसे क्लोन भी बनाया जा सकता है। हमें जश्न मनाना चाहिए। शोरगुल मचाने वाला काजोहे को वापस लौटा और उसने नोहा को गले लगाया तथा किसी भी अन्य बात से पहले जश्न मनाने का आह्वान किया। नोहा ने कुछ देर तक विचार किया, फिर सहमति दे दी, क्योंकि वह आश्चर्यजनक उन्नयन करने से पहले अपने मन को थोड़ा शांत कर लेगा। छोटी मछली, क्या तुम हमारे लिए कुछ बना सकती हो? बहुत समय हो गया है जब मैंने तुम्हारे बनाए खाने जैसा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं चखा था। बारबाटोस ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और पुकारा, जिससे नूह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने रैन के कुक की ओर देखा, जिसका उसने काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया था।
उसने उनकी बात मान ली और उसकी आकृति अपने ग्रहलोक के समुद्र में टेलीपोर्ट हो गई ताकि गहरे समुद्र की मछलियों के रूप में कुछ स्वादिष्ट चीजें झटपट उठा सके। वह झटपट बीस्ट वर्ल्ड में भी घुस गया और फ्रोजन क्वीन और शैडो गार्ड को, जो उसके बाद हमेशा उसके साथ रहा, उठा लिया। इस प्रक्रिया में उन्हें 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगा और वे आध्यात्मिक भूमि पर लौट आए। उनके विस्तृत स्थान में अनगिनत गहरे समुद्र की मछलियां थीं और उनके साथ रानी एडिलेड का घबराया हुआ चेहरा था। जैसे ही नूह ने कुक कौशल को देखा, आग लग गई। उसने शुरू करने से पहले मजे के लिए रैंक की क्षमता में 5 कौशल अंक डाल दिए। उसके बाद एक धधकती आग भड़क उठी और भोजन की सुगंध जो शासकों को ईर्ष्यालु बना देगी, पूरे आध्यात्मिक देश में फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में कई अच्छी तरह से भुने हुए मांस खाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि समुद्र की आपदाओं को भी कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उबलते हुए आग के ऊपर घूमती हुई चमकती हुई गहरे समुद्र की मछलियों से निकलती हुई सुगंधित सुगंध को सूंघा। खई खोदना। नूह ने पुकारा कि उसने वास्तुकला का उपयोग करके एक साधारण शैली का बाहरी भोजन क्षेत्र बनाया, जहां उसने कई स्वादिष्ट व्यंजन रखे। उसके आसपास के कई प्राणी उसके बाद उसमें डुबकी लगाने लगे, क्योंकि अगले कुछ घंटे रंग के कौशल द्वारा पकाए गए व्यंजनों का आनंद लेते हुए आनंद में बिताए गए, जिसे कौशल अंकों के साथ बढ़ाया गया था। ये नूह के लिए एक अवास्तविक अनुभव था क्योंकि उसका मूल शरीर 7वें आकाशीय तारे के निकट पहुंच रहा था और आकाशियों के निवास की ओर लौट रहा था, क्योंकि उसका एक और टुकड़ा कहीं और कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी उसने कुछ घंटों पहले तक उम्मीद नहीं की थी। वो उन अद्भुत संभावनाओं पर मुस्कुराया जो कौशल वृक्षों द्वारा जीवंत की जा सकती थी, क्योंकि उसने अगले कुछ घंटों तक इसका आनंद लिया। क्लोन की स्वाद कलिकाएं मूल से कम नहीं थीं क्योंकि वह अपनी स्वयं की रचनाओं का आनंद ले रहा था। उन्होंने इस संक्षिप्त विश्राम अवधि को कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया, क्योंकि उनके सामने पंक्तिबद्ध असंख्य जानवरों को देखते हुए उनकी आंखें चमक रही थीं। सम्राट पेंगुइन संत रैंक के शिखर पर था। उसके भाई और बहन पिछले महीने ही उसी रैंक में प्रवेश कर चुके थे क्योंकि पर्याप्त से अधिक जानवरों ने पहले ही 7वें स्तर की आध्यात्मिक भूमि में उन्नयन की आवश्यकता को पूरा कर लिया था। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने अपने हाथों को जानवरों की ओर लहराया, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कई संत और शून्य रैंक कोर दिखाई दिए। मैगस वर्ल्ड से निकलने वाली कुछ सकारात्मक चीजों में से एक ने खुद को उसके चारों ओर हर किसी की आंखों में दिखाया, क्योंकि वे सदमे में देख रहे थे। अन्य लोग केवल अपने सिर हिला रहे थे, क्योंकि जिसे वे सामान्य मानते थे, उसे उनके सामने खड़े इस अकेले व्यक्ति द्वारा नष्ट किया जा रहा था। जानवरों ने आध्यात्मिक भूमि के स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही कोर को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि का घना सार उनके चारों ओर एकत्रित होना जारी रहा। गड़गड़ाहट। नूह ने किनारे से ध्यान से देखा और हर छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखी। 1 घंटे से भी कम समय में सम्राट पेंगुइन ने सबसे पहले कई शून्य कोर खा लिए और आखिरकार उसका दर्जा संत से शून्य में धकेल दिया गया। ये प्रक्रिया अगले आधे दिन तक जारी रही। एक एक करके जानवर धीरे धीरे संत क्षेत्र के शिखर तक पहुंचे और फिर अधिक से अधिक प्रदान किए गए कोर का उपभोग किया, जब तक कि वे शून्य रैंक में नहीं पहुंच गए। ये संख्या 10 के पार जाने तक जारी रही, जहां नूह को पूरा विश्वास था कि यह उन्नयन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त से अधिक होगा, क्योंकि उसने एक निपुण नज़र से अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक भूमि को 7वें स्तर तक उन्नत करने के लिए आवश्यक था कि 5 से अधिक जानवर संत क्षेत्र में प्रवेश करें, और उसे यकीन था कि 8वें स्तर तक उन्नयन भी लगभग वैसा ही होगा, हालांकि संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। उन जानवरों के अस्थिर क्षेत्रों को देखते हुए जो अभी अभी टूट कर आए थे, और कई अन्य अभी भी कोर को अवशोषित करने और अपने रैंक को लगातार ऊपर धकेलने की प्रक्रिया जारी रखे हुए थे, नूह का चेहरा कठोर हो गया जब उसने सांस ली, मुख्य शरीर के साथ संबंध और उससे जुड़े विशाल मन को महसूस किया। उसका करीबी बस एक और अंक के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि इसने इस बुदबुदाते हुए मन को बुलाया था जबकि उसने आध्यात्मिक भूमि को अगले स्तर में अपग्रेड करना शुरू किया था। इस बार वो सिर्फ एक अपग्रेड पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि उसके तुरंत बाद अगले अपग्रेड पर भी काम जारी रखेगा। इन अपग्रेड्स के परिणामों पर विचार करते हुए उसकी नज़र दूर भविष्य की ओर थी। वह जानता था कि 7वां टियर लॉस स्पेस को अनलॉक कर देगा, और यह कितना अद्भुत होगा, यह उसे अभी तक समझ नहीं आया था। लेकिन 8वां टियर तक अपग्रेड करने का इनाम क्या होगा? अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 358 अनेक स्तरों का उन्नयन। 7वें आकाशीय तारे पर मैगस विश्व की ओर रवाना हुआ दल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके तरोताज़ा चेहरों के साथ लौटा था। एथेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वे उस इंक्वायरिंग माउंटेन पर लौटे जिस पर ग्रैंड मास्टर रेड्रल का नियंत्रण था।
ग्रैंड मास्टर ने स्वयं उन्हें बताया कि वो उन अन्य ग्रैंड मास्टर्स से मिलेंगे जो 7वें आकाशीय तारे पर अपने शिष्यों और कार्यों की देखरेख कर रहे थे। उसके चेहरे पर गहरा उत्साह था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस काम के बारे में वह दूसरे ग्रैंड मास्टर्स से बात करने वाला था वह बहुत महत्वपूर्ण था। माहौल के इस एहसास ने नूह को उस दिव्य क्षेत्र के बारे में और भी जिज्ञासु बना दिया जिसका ग्रैंड मास्टर ने जिक्र किया था, और वह इस ग्रैंड मास्टर से यह जानने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था कि इस स्थान में क्या क्या होगा। वृद्रल जैसे अन्य लोगों की बात करें तो 7वें दिव्य तारे पर प्रत्येक ग्रैंड मास्टर के अपने अपने विभाग थे जिनका वे संचालन करते थे, जिससे एक बहुत ही सुव्यवस्थित संगठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसकी समझ नूह को अभी अभी मिलनी शुरू हुई थी। वह पिछले 1 महीने से ही इंक्वायरिंग माउंटेन में रह रहा था, और जैसे जैसे उसे दिव्यों के क्षेत्र की ओर समझ मिलती गई, उसके विचार उसे आने वाले दिनों में इस तारे की ओर खोज करने की ओर ले जा रहे थे। नूह अपने विचारों से बाहर आ गया जब अभी भी जीवंत एथेना ने मधुर स्वर में उससे बात की। उसकी निगाहें चमक रही थीं। जूनियर ब्रदर, ग्रैंड मास्टर का इंतजार करते हुए हम अपने हालिया युद्ध पर एक स्पा के साथ विचार क्यों नहीं करते? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं खुद उन अद्भुत ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन की शक्ति का अनुभव करना चाहूंगा। युद्ध राजकुमारी जो युद्ध के लिए जीती थी, चमकती आंखों से पुकारती हुई बोली। जैसे ही नूह उसकी ओर मुड़ा, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए अपने विचार छिपा लिए। जरूर, चलो चलें। वो उसके पीछे पीछे विस्तृत इंक्वायरिंग पर्वत पर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र की ओर चला गया, क्योंकि वह युद्ध के लिए उसकी प्यास को शांत कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध राजकुमारी जैसी भव्य उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति के साथ लड़ते हुए उसके कौशल में वृद्धि होगी। जबकि उसका मुख्य शरीर 7वें दिव्य तारे पर युद्ध शुरू कर चुका था, उसका क्लोन नर्क के प्रथम क्षेत्र के तारों पर और भी अधिक मैना का उपयोग कर रहा था, क्योंकि वह एक अद्भुत उन्नयन का निरीक्षण कर रहा था। प्रथम नर्क के अग्नि में आकाश में रंगों का एक प्रभामंडल फैल रहा था, जैसे विशाल आध्यात्मिक भूमि असंख्य रहस्यमयी रोशनियों से जगमगा रही हो। इस तैरते हुए द्वीप के भीतर समाहित सार इतना सघन होता जा रहा था कि मानो उसे पकड़ ही लिया जाए। दूसरी ओर घृणित लिच्छ सम्राट ने मरे हुए सेना की कई सेनाओं को पीछे खींच लिया था, क्योंकि वे प्रथम नर्क की धधकती भूमि और अग्नि में आकाश में गश्त कर रहे थे तथा बाहरी परिधि पर किसी भी भागते हुए इन्फिनल्स को रोक रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वामी तक कोई व्यवधान पहुंचे। आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर आकाश में असंख्य अस्थि ड्रैगन, मरे हुए फीनिक्स और स्पेक्टर्स तैर रहे थे तथा रंगों का एक प्रभामंडल जारी था, जब तक कि वे एक चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच गए जो बाहर की ओर विस्फोटित हो गया। गड़गड़ाहट, आसमान कांप उठा जब नूह ने पुष्टि की कि आध्यात्मिक भूमि को सफलतापूर्वक 7वें स्तर पर उन्नत कर दिया गया है। अगले स्तर के लिए उन्नयन की आवश्यकताओं की जांच करते हुए उसने देखा कि आध्यात्मिक भूमि में 10 जानवर पैदा हुए थे जो शून्य के रंग तक पहुंच गए थे। वह मुस्कुराया क्योंकि उसकी तैयारी सही थी। क्लोन शरीर के साथ वह जिस सार तक पहुंच सकता था वह एक बार फिर से गड़गड़ाहट कर रहा था, क्योंकि उसने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग करके एक के समाप्त होने के कुछ सेकंड बाद ही दूसरे स्तर का उन्नयन शुरू कर दिया था। वाह! नरक के प्रथम क्षेत्र का सार जो धीरे धीरे शांत हो रहा था, एक बार फिर हास्यास्पद रूप से जंगली हो गया, आध्यात्मिक भूमि की ओर और भी अधिक अभिसरित हो गया। इस बार एक सघन अभिसरण हुआ, कुछ आश्चर्यजनक एक बार फिर दोहराया गया। इस प्रक्रिया को किनारे से देख रहे हॉबिंगर्स को अब अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। वे जो चीजें नूह को अक्सर करते हुए देखते थे, वे पागलपन भरी हरकतें कम होती गईं, क्योंकि अब वे सामान्य बात हो गई थीं। आध्यात्मिक भूमि में सार के अभिसरण की प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई, क्योंकि आसपास के वातावरण में मौजूद मन और नूह का अपना मन दोनों ही तैरते हुए भूभाग में समाते रहे। इस बार परिणाम और भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब ये समाप्त हुआ तो आध्यात्मिक भूमि से प्रकाश का एक नीला गोलाकार छल्ला निकला, जो किसी भव्य चीज के आगमन की घोषणा कर रहा था। इस शानदार आध्यात्मिक भूमि का मालिक इस उन्नयन के परिणामों को देखने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था, क्योंकि उसने जल्दी से स्टेट पैनल को खींच लिया और आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के अंतर्गत देखा। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, जमे हुए पठाराठ, जानवर FXXX, AXXX, DXXX, CXXX, BXXX, EXXX, SXXX, Epic 15285, Legendary 3286, Mythical 1432, Phantasmal 345, Transcendent 99, Saint 14, Void 13। पौधे सफेद पतझड़ के पेड़, स्नो वाइन, सिक्रेड राई, पिग्मी मैलन, आइस फायर परसिमोन, आइस फीनिक्स फल, स्पिरिट ऑफ द आर्कटिक, फ्रोजन एंजेलिका,
रीगल फ्लोरा, किलिन का कोल्ड स्टोन, रेजोनेंट ओकरा। रोपण के लिए उपलब्ध आर्कटिक फ्लोरा, किंग्स कोलाड, अतरामया, फैंटम शहतूत। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एंकर, अनलॉक बूस्ट परिवेश, अनलॉक वास्तुकला, अनलॉक जमे हुए अवरोध, अनलॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, अनलॉक समय फैलाव, अनलॉक खजाना शिकारी, अनलॉक इंटरस्टेलर यात्रा, अनलॉक लॉ स्पेस, अनलॉक लोहार की फौज, अनलॉक डिवीजन लॉक, ईमेल प्रोटेक्टेड $% लॉक। अपग्रेड शर्तें, आत्मा रंग पर 10 जोड़ आध्यात्मिक भूमि जानवर, एक छोटा विश्वकोर। आध्यात्मिक भूमि के 8वें स्तर तक उन्नयन से प्राप्त नई चीजें उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई थीं, जिनमें लॉ स्पेस नामक विशेषताएं और 8वें स्तर के उन्नयन से प्राप्त ब्लैकस्मिथ फौज नामक नई सुविधा शामिल थी, जिससे उसकी आंखें उत्साह से फटी रह गईं। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के अंत में उन्होंने जो कुछ और भी हास्यास्पद देखा, वह आध्यात्मिक भूमि के 9वें स्तर के लिए उन्नयन की स्थिति थी। इसमें कहा गया था कि अगले रैंक को प्राप्त करने वाले जानवरों की सामान्य स्थिति के अलावा एक छोटे विश्व के कोर की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता के निहितार्थ इतने व्यापक थे कि नूह की सबसे बड़ी कल्पना भी यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि एक ऐसे उन्नयन से क्या क्या होगा जिसके लिए एक विश्व के केंद्र की आवश्यकता है। इस भविष्य के उन्नयन को अंजाम देने के लिए उसे जो कदम उठाने होंगे, उनका महत्व उसे एक पल बाद ही समझ आया। लेकिन उन्होंने इन विचारों को फिलहाल एक तरफ रख दिया और उन नई सुविधाओं की ओर देखा जिन्हें क्रमशः लॉ स्पेस नाम दिया गया था, और उससे भी अधिक प्रभावशाली जिसे ब्लैकस्मिथ फौज कहा गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 359 कानून स्थान, लोहार की भट्ठी। पहली चीज जो नूह ने देखी वह थी आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन टैब के अंतर्गत कानून स्थान का विवरण। कानूनी स्थान विशिष्ट नियमों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जिससे उन सभी को समझने की गति बढ़ जाती है जो इसके भीतर साधना करते हैं। वर्तमान में अनलॉक किए गए स्थान जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। लॉक किए गए स्थान समय, स्थान, प्रकाश, अंधकार, भाग्य, अराजकता। जब उन्होंने लॉ स्पेस नामक सुविधाओं के सरल विवरणों को पढ़ा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि भविष्य में इसके अद्भुत उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उनका दिल इस बात से दुखी था कि इसमें अभी तक वह स्थान नहीं था जो भाग्य के कानून जैसे सर्वोच्च कानूनों से निपटता हो। वह भविष्य की ओर देख रहा था क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि के स्तरों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जब तक कि सबसे अविश्वसनीय बूस्ट अनलॉक न हो जाएं। उसने अपना ध्यान लोहार की भट्टी नामक विशेषता पर लगाया, जिससे वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। लोहार की भट्टी सबसे परिष्कृत वस्तुओं को गलाने के उद्देश्य से बनाया गया एक अनोखा भट्ट था। बनाई गई वस्तु का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। एक एकल वस्तु या एक वस्तु समूह बनाया जा सकता है। इस भट्टी का उपयोग करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में शिल्प योग्य वस्तु रैंक संत 0, सर्वोच्च खजाना लॉक #ईमेल प्रोटेक्टेड डॉलर खजाना। नूह के हृदय में एक कंपन सी दौड़ गई जब उसने आध्यात्मिक भूमि की नई जोड़ी गई विशेषताओं का वर्णन पढ़ा। लोहार की भट्टी सबसे अनोखी थी जिसे आजमाने के लिए वह इंतजार नहीं कर सकता था। वह फिलहाल ऐसे किसी भी नियम का अभ्यास नहीं कर रहा था जिसे उपलब्ध विधि स्थानों द्वारा बढ़ावा दिया जा सके, और जब उच्च रैंक वाले विधि स्थान अंततः अनलॉक हो जाएंगे तो वह इस विशेषता का पूरा उपयोग कर सकेगा। जल के नियम और अंतरिक्ष के नियम में उसकी कुछ प्रतिशतता थी, लेकिन उसके कई कौशल फिलहाल इनसे संबंधित नहीं थे, और उसके पास भाग्य का शिष्य जैसी कोई गहन चीज नहीं थी जिससे वह अनोखी भाग्य रेखाएं खींच सके। जब वस्तुओं की बात आती है तो समुद्र के त्रिशूल जैसे सर्वोच्च खजानों के अलावा, जिनका इस्तेमाल वह बड़ी लड़ाइयों में शायद ही कभी करता था, उनका उपयोग उसके लिए धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि उसके शरीर में लगभग हमेशा इतनी सुरक्षा होती थी कि कवच भी बेकार हो जाता था। कुछ मामलों में भाग्य के संरक्षक में मौजूद क्षमताएं जैसे उसके अपने कौशल भी अपने हथियार और कवच प्रदान करते हैं जो उसे नुकसान से बचाते हुए जबरदस्त नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। इस प्रकार वह जानता था कि संत या 0 श्रेणी की वस्तुएं उसके लिए काफी बेकार होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसकी सेना के लिए बेहद उपयोगी नहीं होंगी। हर किसी के पास अपने असीमित मान के साथ हर समय रक्षात्मक कौशल को निष्क्रिय रूप से सक्रिय रखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वस्तुएं अभी भी उनके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होंगी। जहां तक नूह की बात है, केवल सर्वोच्च खजाना जैसी कोई चीज ही उसकी क्षमताओं को और बढ़ा सकती थी, क्योंकि उनमें लगभग हमेशा ऐसी उपक्षमताएं होती थीं जो उसकी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा देती थीं। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत से काम करने हैं।
उसकी इंद्रियां विस्तृत आध्यात्मिक भूमि पर घूम रही थीं तथा वह तैरते हुए भूभाग से निकल रहे सार को महसूस कर रही थी तथा उसमें होने वाले असंख्य परिवर्तनों को देख रही थी। यह अपनी शक्ति बढ़ाने का एक आश्रय स्थल सा लग रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी सामान्य प्राणी इस आध्यात्मिक भूमि पर कदम रखते ही तुरंत जाग उठेगा। उसने अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए बताया कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसका मुख्य शरीर 7वें आकाशीय तारे में गतिमान था। उसे नए उपलब्ध पौधों की जांच करनी थी और उन्हें कई खेतों में फैलाना शुरू करना था। उसे विधि स्थान, लोहार की भट्टी की कार्यप्रणाली का अवलोकन करना था और फिर अंततः आध्यात्मिक भूमि के काल स्थान में अपने कौशल वृक्षों की दक्षताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू करना था। ध्यान रखने के लिए कई काम थे, लेकिन जैसे ही वह आध्यात्मिक भूमि की ओर नीचे उतरा, वह ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था और हॉबिंगर्स उसके पीछे पीछे इस स्वर्गीय तैरते हुए भूभाग का एक बार फिर से अन्वेषण कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाँ, 7वें आकाशीय तारे में गहरी सांस लेते हुए नूह और एथेना एक नष्ट हो चुकी नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। जिस इंक्वायर माउंटेन पर वे थे, उसके छोटे से हिस्से में मीलों तक उनके चारों ओर असंख्य गड्ढे और दरारें फैली हुई थीं। चारों ओर फैले गड्ढे और दरारें ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन के भयानक हमलों के कारण उत्पन्न हुई थीं। बाकी विनाश पिछले कुछ घंटों में उनके स्पर के प्रभाव से हुआ था। बहादुर एथेना ने छोटी छोटी सांसें छोड़ते हुए नूह की ओर देखते हुए हास्यास्पद तरीके से अपना सिर हिलाया। उसे इस प्राणी की प्रतिभा पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 30,000 भाग्य रेखाओं का उपयोग करने के बाद भी वह उसकी शक्ति का सामना करने में कामयाब रहा था। उसके सामने खड़े कनिष्ठ शिष्य के भाग्य में 18,000 से अधिक रेखाएं थीं, फिर भी वो केवल इतना ही कर पाई कि उसे पसीना आ गया, क्योंकि उसने ऊर्जा की कमी का बहाना बनाते हुए ब्रेक मांगा था। हालांकि इस पूरे समय वे बराबर हमले कर रहे थे, एथेना ने इसे अपनी जीत माना, क्योंकि वह इस जूनियर भाई की सारी ऊर्जा को खत्म करने में कामयाब रही थी, जब तक कि वह आगे जारी नहीं रख सका। नूह ने एथेना की निगाहों को ध्यान से देखा और अपने अभिनय कौशल का उपयोग करते हुए अपनी तेज सांसों को धीरे धीरे कम किया, जिससे चल रही बहस रुक गई, जहां उसने कई चीजें सीखी, क्योंकि उसने एक युवा शिष्य की भूमिका निभाई थी जो अब और नहीं चल सकता था। इस बहस के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन। एथेना ने उसकी तरफ सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और जैसे जैसे इस जूनियर ब्रदर के प्रति उसकी सतर्कता कम होती गई, उसकी भावनाएं और भी बढ़ गईं। उसने सोच विचार कर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे एथेना कहो। हम अभी जूनियर और सीनियर की रैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ बनी रहोगी, भले ही मैं तुम्हारी क्षमता से ज्यादा काम करूं। जैसे ही तुम मेरे साथ बनी रहोगी, तुम्हें मुझे फिर से सीनियर सिस्टर कहना पड़ेगा। जब नूह उत्तर देने वाला था तो उसके चेहरे पर गर्व से सिर हिलाते हुए एक युवा शिष्य का भाव प्रकट हुआ। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि उसने और एथेना ने एक निश्चित ग्रैंडमास्टर के शब्दों को अपने मन में गूंजते सुना। मठ में आओ, मेरे पास अच्छी खबर है। बिना एक पल की भी देरी किए वे दोनों पहाड़ के उस नष्ट हुए क्षेत्र से उठे जहां वे थे और इंक्वायरिंग माउंटेन की चोटी की ओर उड़ने लगे। उन्होंने जो भारी नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ को ढांके हुए विशाल सत्व ने नष्ट हुए क्षेत्रों में पौधों और वनस्पतियों की वृद्धि को बढ़ावा दिया था, जो जल्द ही अपनी मूल सुंदरता में लौट आएंगे। उनकी आकृतियां मठ में चली गईं, जहां ग्रैंडमास्टर व्रेडरल शांतिपूर्वक बैठे थे और अपनी सफेद दाढ़ी को सहला रहे थे। उनकी निगाहें उनकी ओर देख रही थीं, जबकि वे सम्मानपूर्वक उनके सामने बैठे थे। एथेना, आप दिव्य क्षेत्र के बारे में कितना जानती हैं? ग्रैंड मास्टर, मैंने वर्षों से यही सुना है कि यह अपार अवसरों की भूमि है, और आज प्रकाश विस्तार पर हमारा जो प्रभाव है, उसका कारण ये दिव्य क्षेत्र है। एथेना ने अपनी आंखों में चमक के साथ तुरंत उत्तर दिया। ग्रैंड मास्टर ने पुष्टि में हंसते हुए कहा कि वह सेलेस्टियल्स की ताकत के केंद्र में किसी चीज के बारे में एक शानदार कहानी बुनना शुरू कर दिया। वह सेलेस्टियल क्षेत्र के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 360, एक विशाल क्षेत्र जो अन्यत्र से भिन्न है। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक केवल ग्रैंडमास्टर्स को ही जानकारी है, लेकिन आने वाले महीनों में आप दोनों सबसे मध्य स्थान पर खेलेंगे, इसलिए ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ग्रैंडमास्टर की आवाज में गंभीरता का भाव था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, नूह और एथेना दोनों उनके सामने सम्मानपूर्वक बैठ गए। उनकी आंखें आगे की ओर लगी हुई थीं, वे जानकारी पाने के लिए उत्सुक थे। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ, उसका अधिकांश भाग आकाशीय क्षेत्र से संबंधित है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारी नई आकाशगंगा में अद्वितीय है, और वह स्थान जिसने पिछले हजारों वर्षों में हमें प्रभुत्व बनाए रखने में मदद की है।
ये हमारी विनाशकारी युद्धपोत नहीं है जो पूरे तारों को नष्ट कर सकते हैं, नहीं, यह भाग्य के सर्वोच्च नियम को समझने में हमारी दक्षता है। यह आकाशीय क्षेत्र नामक ये स्थान ही है जिसके कारण हम आज जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। ये शब्द सुनते ही नूह का दिल कांप उठा। उसके मन में कई विचार आने लगे, जबकि गंभीर ग्रैंड मास्टर व्रैड्रल उसके सामने बोलते रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे हथियार, हमारी तकनीकें जो हमें भाग्य को प्रभावित करने की अनुमति देती हैं, ये सब दिव्य क्षेत्र से आया है। गड़गड़ाहट। नूह के शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई जब वह ध्यानमग्न होकर सुन रहा था, जबकि एक ग्रैंड मास्टर जो आकाशीय तारों में से एक के केंद्र में खड़ा था, अपने सबसे विचित्र सपनों के रहस्यों को उजागर करने लगा। दिव्य क्षेत्र कुछ ऐसा था जिसे कुछ शक्तिशाली प्राणियों ने हजारों साल पहले खोजा था, और ये शक्तिशाली व्यक्ति ही थे जिन्होंने इस क्षेत्र और इसके भीतर मौजूद हर चीज का पता लगाना शुरू किया। इस क्षेत्र में उनके प्रवेश से उन्हें पहले कभी न देखे गए आश्चर्यों का अनुभव करने का अवसर मिला, जिससे उन्हें अपनी कल्पना से परे अविश्वसनीय तकनीकें और शक्ति प्राप्त हुई। उसी समय उन्हें ये भी समझ में आया कि यह बहुत खतरनाक था। दिव्य क्षेत्र में गए कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों में से केवल 3 ही अपने जीवन को बचाने में सफल रहे, क्योंकि वे बहुत अंदर तक चले गए थे। उनकी प्रगति उन्हीं चीजों द्वारा अवरुद्ध हो गई थी जिन्होंने उन्हें मन का उपयोग करने की तकनीकें और विशाल तरीके प्रदान किए थे, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। जिन चीजों के कारण उन्हें अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त करना संभव हुआ, साथ ही उनमें से कुछ का पतन भी हुआ, उन्हें ही बाद में दिव्य जानवर कहा जाने लगा। इस समय ग्रैंड मास्टर चुप हो गए और उन्होंने उन दोनों को ध्यान से देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। जब दिव्य क्षेत्र के द्वार खुलने का समय आएगा तो ये दिव्य जानवर उन अनेक चीजों में से हैं जिनकी तलाश आप करेंगे। जब संस्थापकों को इस पहली बाधा का सामना करना पड़ा जिसने उनकी प्रगति को रोक दिया, तो वे दिव्य क्षेत्र की परिधि में वापस चले गए ताकि वे प्राप्त किए गए खजानों को पुनः प्राप्त कर सकें और उन्हें अवशोषित कर सकें, अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सके, इससे पहले कि वे अगले 100 वर्षों तक दिव्य क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज करने के लिए वापस लौटें। जिन प्राणियों को ग्रैंड मास्टर व्रैड्रल ने संस्थापक कहा था, वे शक्तिशाली प्राणी थे जो सेलेस्टियल्स के नाम से जानी जाने वाली शक्ति के शीर्ष पर थे। दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने 100 से ज्यादा साल वहां के अजूबों और साथ ही उसमें छिपे अनगिनत खतरों का अन्वेषण करते हुए बिताए। अपनी खोज के 99वें वर्ष में वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां उनकी जान लगभग चली गई थी, लेकिन खतरा टलने के बाद उन्हें कुछ ऐसी तकनीकों का इनाम मिला जिसने उन्हें आज वह बनाया जो वे हैं। दिव्य क्षेत्र की खोज शुरू करने के 99वें वर्ष में संस्थापकों को भाग्य के नियम से निपटने की तकनीकें मिली, जिससे उन्हें अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि करने में मदद मिली, जिससे वे विशाल नोवस आकाशगंगा के एक पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर सके जहां से वे थे, क्योंकि दिव्य क्षेत्र की उनकी खोज तीव्र गति से जारी रही। इन शक्तिशाली तकनीकों को प्राप्त करने के बाद उन्हें समझ में आया कि इनका पूर्ण उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनेक प्राणियों पर जबरदस्त प्रभाव डालना होगा। जितना अधिक संख्या में और जितना अधिक शक्तिशाली उतना ही बेहतर। हमारे संस्थापकों ने इस वरदान को अपने नोवस गैलेक्सी की बेहतरी के लिए उपयोग में लाया तथा भाग्य के नियम का अध्ययन किया और इसका उपयोग व्यवस्था और संतुलन स्थापित करने के लिए किया। ग्रैंड मास्टर व्रैड्रल ने ये शब्द अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वर में समाप्त किए। उनकी आंखें विचारों में खोई हुई थीं। नूह इस सारी नई जानकारी को आत्मसात कर रहा था और ग्रैंड मास्टर के भारी पूर्वाग्रहों और संभावित झूठों को छान रहा था, और उसे एहसास हुआ कि दिव्य शक्ति और प्रभुत्व की खोज को प्रेरित करने वाली चीज बस यही तकनीकें और खजाने थे जो उन्हें इस दिव्य क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। यह अराजकता के प्राकृतिक क्रम को कम करने की कोई जन्मजात आवश्यकता नहीं थी जिसकी ओर सब कुछ बढ़ रहा था। यह इसलिए था क्योंकि जिन तकनीकों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था उनमें उन्हें असंख्य प्राणियों पर अत्यधिक प्रभाव डालने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने व्यवस्था और संतुलन के नाम पर अपनी शक्ति का विस्तार करने का निर्णय लिया। वर्षों से उन्हें जो शक्ति प्राप्त होती रही वह सब वास्तव में इस दिव्य लोक में वापस चली गई, क्योंकि वे इस दौरान लगातार इसकी खोज करते रहे। ग्रैंड मास्टर वर्तमान में लौट आए क्योंकि उनकी नजरें नूह और एथेना पर टिकी थीं, और वे लगातार ऐसे बड़े रहस्यों को उजागर कर रहे थे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसके बाद के हजारों वर्षों में संस्थापकों ने एक शक्ति का निर्माण किया जिसे सेलेस्टियल्स के नाम से जाना गया, तथा समय बीतने के साथ उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया तथा अधिक योग्य बलों की भर्ती की। आकाशीय क्षेत्र के अन्वेषण के 1523वें वर्ष में
कुछ नए भर्ती हुए आकाशीय प्राणियों को ऐसे खजाने मिले जिनसे आप सभी वर्तमान में परिचित हैं, प्राइम वॉरशिप्स नामक तकनीक और उससे भी अधिक अद्भुत हथियार जिन्हें आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन मैं आप दोनों को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि यह सब केवल आकाशीय क्षेत्र के कारण ही संभव हो पाया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके बाद के वर्षों में आज तक इस क्षेत्र का जितना प्रतिशत हम खोज पाए हैं और उसका मानचित्र बना पाए हैं, वो 10% से भी अधिक नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कि इसलिए अभी के लिए उसने केवल इस बेहिमोथ के स्थान को चिन्हित किया क्योंकि वह आगे बढ़ना जारी रखता था, हेरल्ड ऑफ फेट की क्षमताओं पर पूरी तरह से भरोसा करता था क्योंकि वे उसे ब्लड लॉर्ड कौशल वृक्ष को उन्नत करने के लिए प्रेरित करते थे जिससे प्राचीन रक्त क्लोन को जीवन में आना संभव हो गया, साथ ही आध्यात्मिक भूमि के गहन उपयोगों के लिए अनुस्मारक जो वह वर्तमान में उपयोग कर रहा था। गर्भगृह के आसपास एक भी अग्नि बेहिमोथ को ढूंढना मुश्किल नहीं था और जब भी वह चाहे उसे ढूंढकर अकेले ही उससे लंबी और कठिन लड़ाई शुरू कर सकता था। लेकिन फिलहाल उसका लक्ष्य वह जगह थी जहां आध्यात्मिक भूमि की अनोखी विशेषता खजाना शिकारी उस सुनहरे तीर की ओर इशारा कर रही थी। जब उसे पता चल गया कि इस क्षमता की नज़र में क्या खजाना माना जाता है और वह उसे हासिल कर लेता है, तो वह जितने भी बेहिमोथ का शिकार कर सकता था, करता। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।